हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, आपने इसके बारे में सुना होगा ज़रूर, बट आप इसके डिफिनीसन को क्लियर करिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें क्लास 12 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड सारे फार्मूले को डिस्कस करेंगे। ओके, आइए। चलिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये क्या होता है, डिफिनीशन से क्लियर करते हैं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटल बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर वायर में, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मोशन करता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही है, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन क्लियर करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by the free electron inside a metal by the application of an electric field which is responsible for the current through it। किसी भी कंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, किसकी वजह से होता है? वीडी की वजह से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है। बच्चों याद रखना, किस वजह से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द अप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर वायर। यू अंडरस्टैंड? कहते हैं जब किसी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वीडी से। किससे? वीडी से। यू अंडरस्टैंड? तो कहते हैं फॉर करंट थ्रू इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, इट इज द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब है जो वीडी होता है बच्चों किसी भी कंडक्टर वायर में 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। ओके, एज कंपेयर टू द थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड क्या होता है बच्चों? जब किसी कंडक्टर वायर में या जब किसी कंडक्टर को हीट किया जाता है, जैसे आपने देखा है थर्मल पावर प्लांट, जहां से हीट के द्वारा हम किसी करंट को डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करते हैं, तो कहते हैं यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो एवरेज वेलोसिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है? 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और ड्यू टू द थर्मल स्पीड की बात किया जाए तो यहाँ पे 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +5 मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर। बात क्लियर? तो कहते हैं यहां पर क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे बताते हैं? तो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन द अप्लाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी या द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है बच्चों किसी कंडक्टर में क्या होता है? 10 के पावर -4। एंड द थर्मल स्पीड की बात किया जाए तो 10 के पावर क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा किसका होता है? थर्मल का। ओके, क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीडी से। किससे? वीडी से। किसी भी कंडक्टर वायर में हमेशा याद रखना, किसी भी कंडक्टर वायर में, जैसे कि यहां पर देख लेते हैं, कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे करेंगे बच्चों? किसी भी कंडक्टर वायर को हम किससे? किसी बैटरी से ऐड कर दें। बैटरी से ऐड करेंगे तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, इसके अंदर एंट्री करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होता है तो जैसे यहाँ पे करंट अगर यहाँ ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहा है
तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मोशन करेगा बी से ए की तरफ, और कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो मोशन करेगा नहीं, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का हम स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बट ढेर सारे अगर होंगे तो उनका हम एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। और कहते हैं नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही होता है वीडी, कहते हैं ड्यू टू द अप्लाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर वायर। कहते हैं किसी कंडक्टर के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पूछेगा तो हमेशा 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड एज अ कंपेयर टू द थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड क्या होती है बच्चों? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? कहते हैं जब किसी कंडक्टर वायर को एक्सटर्नल करंट या एक्सटर्नल वोल्टेज या इलेक्ट्रिक सेल से हम ऐड कर देते हैं तो करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो यहाँ पे मोशन करने का एक वेलोसिटी के साथ मोशन करते हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, और इसी एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? चलिए कुछ पॉइंट है डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 12th याद रखना बच्चों, क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर एंट्री कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। इससे न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और हो सकता है इसके डिफिनीशन को क्लियर करके एज अ प्रूविंग आपको डिस्कस कर सकता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कंसीडर करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ कंडक्टर के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड फार्मूला को किससे क्या रिप्रेजेंट किया गया है ये बात हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे याद रखना बच्चों, अभी जब फार्मूला डिस्कस करेंगे यहाँ पे है तो यहाँ पर बताया है, पहले फार्मूला ही डिस्कस कर लेते हैं। वीडी इक्वल टू होता है बच्चों I/NEA, NEA, ओके, NEA। N क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। I आपका करंट होता है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों को क्लियर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यू अंडरस्टैंड? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर क्या बात करेंगे? जे क्या होता है बच्चों? आगे भी एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, करंट डेंसिटी। यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अपन क्या होगा? NE। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सारे फार्मूले VD का एक साथ मैं डिस्कस किया हूँ। यहाँ पर क्या है? E, यहाँ पे सिग्मा है, ओके, सिग्मा है, सिग्मा E। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सिग्मा क्या है बच्चों? यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है। क्या है बच्चों? कंडक्टिविटी। इसका फार्मूला होता है 1/ρ। रो क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी बोल सकते हो। और NE आपका वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है बच्चों, हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे E अपान क्या होगा? ρNE। रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम रजिस्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, E अपान क्या होगा? ρNE। और NE आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट है V अपान ρINE, ओके, ρINE। यहाँ पे V क्या है बच्चों? वेलोसिटी डिस्कस ना करिएगा बच्चों, याद रखिएगा। V क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेल लगाते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और हो गया, तो यहाँ पे VA पोटेंशियल होगा, यहाँ पे VV होगा। ओके, और VA और VV आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा, क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है? W/Q। ओके,
आपने पढ़ा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, वी क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है वोल्टेज। आज मैंने डिस्कस कर लिया था इससे पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। टी आपका क्या है, टी आपका टाइम है, क्या है बच्चों, टाइम, मिसप्रिंट हुआ है, टाइम, ओके। टी क्या है यहाँ पर, टाइम, और टाइम को एक्चुअली में यहाँ पे बच्चों टी के साथ डिनोट नहीं किया है, यहाँ पे इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ओके, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यू अंडरस्टैंड, जिसको हिंदी में श्रांति काल भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, टाइम, ओके। जे क्या होता है बच्चों, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है, क्या होती है, करंट डेंसिटी। और रो क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। और सिग्मा क्या होता है बच्चों, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का फार्मूला जो होता है बच्चों 1/ρ हो सकता है, ओके। कंडक्टिविटी को किससे बोलते हैं, सिग्मा से। देन द करंट रिलेट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इक्वल टू एन ई वी डी से मैंने सारे फार्मूले डिस्कस किया है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर करंट का एक फार्मूला और क्लियर हो गया, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इंपॉर्टेंट है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी ऑलरेडी जो पिक्चर मैंने बनाया यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई कंडक्टर वायर है, उसको मैंने किसी सेल के द्वारा जोड़ दिया है, ओके। यहाँ पे करंट इसके अंदर एंट्री करेगी बच्चों। यहाँ कंडक्टर वायर की जो लेंथ है एल ले लिया है। आप जानते हैं करंट अगर ए पॉइंट से प्लस, इसको प्लस बैटरी का प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। तो करंट सदैव कहाँ से चलती है बच्चों, एनोड से, एनोड से एंट्री होती है, कैथोड पे एंड हो जाती है। तो यहाँ पर जो होगा करंट का फ्लो ए पॉइंट से बी की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज सदैव क्या होता है, करंट के अपोजिट मोशन करेगा। तो कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढेर सारे कंडक्टर में होते हैं, सबकी एवरेज जो वेलोसिटी होती है वही क्या कहलाती है, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वीडी से, किससे, वीडी से, यू अंडरस्टैंड, बात क्लियर। चलिए अभी क्या मैंने डिस्कस किया, वीडी का फॉर्मूला आई इक्वल टू एन ई ए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। और आप जानते हैं जे इक्वल टू भी जस्ट पढ़ेंगे, आई अपान क्या होता है बच्चों, ए, आई अपान ए, और आई अपान ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, जे अपान एन ई, ओके। यहाँ पे कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपान एन ई रख सकते हैं। यहाँ पे ई इक्वल टू क्या होगा, रो एन ई, रो क्या है बच्चों, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और यहाँ पे वी अपान रो आई एन ई, यहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। गलती से यहाँ पे वेलोसिटी ना रख लीजिएगा बच्चों, ओके, ओके, बात क्लियर। तो आपको अभी मैंने डिस्कस किया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या डिस्कस किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कुछ बातें और कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल is opposite to that the applied electric field, that is the current density J, ओके। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड,
किसी कंडक्टर वायर के, ओके, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। दैट इज द ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लार्जर विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहते हैं याद रखना, जब किसी कंडक्टर वायर में जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कोरिलेट कर दिया Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड ये बात आई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, अपोजिट होती है। और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। इसका मतलब है किसी भी कंडक्टर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करती है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इंक्रीज करती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड होंगे। ओके, बात क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट है बच्चों, सेकेंड पॉइंट है व्हेन अ स्टडी करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ओके, थ्रू अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इनवर्सली विद द एरिया अक्रॉस द सेक्शन। इसका मतलब है अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर एरिया चेंज होता है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, बात क्लियर? कैसे, आइए पिक्चर से क्लियर करते हैं, समझिएगा अच्छे से। चलिए यहां पे देखिए, सुनिएगा, बात क्लियर करनी है, बिना क्लियर किए आपको मजा नहीं आने वाला है, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे बातों को क्लियर करके ही रखिए। चलिए देखिए, यहां पे देखिए, ए पॉइंट लेता हूं, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, कोई बात? चलिए Vd आप जस्ट मैंने डिस्कस किया, Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर एरिया इंक्रीज होता है तो Vd क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इनवर्सली का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। ओके, अगर Vd इंक्रीज होता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जा रहा है, यानी पतले वायर में जो Vd है वो मैक्सिमम मिलेगी और मोटे वायर में सदैव क्या होता है, Vd कम हो जाती है। ओके, बात क्लियर? जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात किया जाए तो 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 3 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 मीटर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब आपको बताना है कि Vd सबसे ज़्यादा कहाँ होगी बच्चों। आपको बताना है Vd किस क्रॉस सेक्शन एरिया में ज़्यादा होगी और सबसे कम कहाँ पर होगी, ये भी आपको बताना है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, चलिए बात क्लियर? आपको ये पॉइंट डिस्कस करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर। यू अंडरस्टैंड? तो कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज करता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब है बच्चों, सबसे ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा ए पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट पर, फिर सी पॉइंट पर, और सबसे कम होगा तो डी पॉइंट पर। यू अंडरस्टैंड? बात क्लियर? इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि पतली वायर में, याद रखना, पतली वायर में जो Vd होता है मैक्सिमम मिलेगा। Vd जितना पतली वायर होगा वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, और जितनी मोटी वायर होगा उतना Vd क्या होगा, कम हो जाएगा।
यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट सदैव क्या होगा, मोटे वायर में सदैव क्या होगा, कम होगा। तो बात क्लियर हुई। व्हेन अ स्टडी करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर चेंज हो रहा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। बात क्लियर, बात क्लियर, समझ में आया। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया था, क्या वीडी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी कंडक्टर वायर का टाइम टू टाइम वेरी किया है, तो आपको मैंने पॉइंट दे करके डिस्कस किया कि बच्चों बताइए किस पॉइंट पर वीडी सबसे ज़्यादा होगी। तो वीडी उस पॉइंट पर ज़्यादा होगी जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, और जहाँ पे जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा वीडी उतना कम, जितना पतली वायर होगी उतना ज़्यादा वीडी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। ओके, बात क्लियर, समझ में आई। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। इफ डायामीटर डी ऑफ कंडक्टर इज डबल, कंडक्टर वायर को ही पूरी तरीके से क्या कर दिया जा रहा है, डबल, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड विल बी नॉट चेंज। इसका मतलब है बच्चों किसी भी कंडक्टर वायर का डायामीटर ही चेंज कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। इसका मेन कारण क्या है आपको पता है? यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने की वजह मेन कारण नहीं है, मेन कारण है कि यूनिफॉर्मली एरिया हो गया, तो इसलिए आपका जो करंट वहाँ पर थी वही करंट यहाँ पर भी रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। ओके, समझ में आया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता गया, जिसके कारण क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया। ओके, बात क्लियर। चलिए, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आया। यहां पर देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां पे A2 है, तो यहां पे VD क्या है, VD1 है, यहाँ पे VD2 है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया A2 का ज़्यादा है, तो यहाँ पे VD सबसे ज़्यादा किसका होगा, A पॉइंट का, और देन द A2 पॉइंट का। बात क्लियर, तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ। किसी भी कंडक्टर वायर का अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात किया जाएगा इन अ मेटल वायर, तो अपोजिट टू द अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या किसी कंडक्टर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि वेरी टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर देन द डिफरेंट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार चेंज हो रहा है तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर दिया जा रहा है, पूरी तरीके से डबल कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर VD बिल्कुल सेम रहेगी, नो चेंज। बात थर्ड पॉइंट से मैंने क्लियर किया था। इफ डायामीटर डबल कर दिया जा रहा है, डायामीटर ऑफ अ कंडक्टर वायर इज डबल, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड विल नॉट चेंज, अंदर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायामीटर देखिए, एक पतला कंडक्टर वायर है, एरिया A, और जस्ट इसका दुगना कर दिया गया कंडक्टर वायर को जस्ट दुगना कर दिया, यानी 2A की बात किया जाए तो इम्पॉर्टेंट है, वायर को डबल कर देने पे यूनिफॉर्मली अगर डबल कर रहे हैं तो याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यही कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, एक ही वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आ रहा है, तो वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। बात क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ओम्स लॉ। आपने हाई स्कूल में भी डिस्कस किया होगा, ICSE बोर्ड में आप 9th में भी डिस्कस किया होगा।
इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, आपको क्लास 12th में भी डिस्कस किया जा रहा है और अच्छे खासे, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि आपको ओम्स लॉ क्लास 9 से आईसीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग आया, बट आप क्लास 10th में हाई स्कूल के अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड में आपने डिस्कस किया होगा ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, क्यों पढ़ाया जाता है ओम्स लॉ? आइए आज यहां पर हम थोड़ी डिटेल बातें पढ़ते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, ओम्स लॉ चले, ओम्स लॉ क्या है बच्चों? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, चाहे लेंथ हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे मीडियम हो, ओके, रिमेन सेम या डज नॉट चेंज, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू एंड। किसी भी कंडक्टर वायर का, याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, if the physical condition does not change of the conductor wire, then the electric current through it is directly proportional to the potential difference of the conductor wire both end। ओके, both end इसलिए बोला गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस तभी मजा आएगा जब दो एंड होती हैं, डिफरेंस तभी निकालोगे ना। तो यहाँ पे वी ए एंड वी बी, तो कहते हैं अगर किसी कंडक्टर वायर का फिजिकल स्टेट, चाहे उसका लेंथ, टेम्परेचर, मीडियम, कुछ भी, अगर कोई फिजिकल स्टेट हम चेंज नहीं करते किसी कंडक्टर वायर, तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाती है वोल्टेज ऑफ द बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। ओके, चलिए यहां पे दैट इज द V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, हाँ, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या V। और आप जानते हैं किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन अगर हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा क्या, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, यहाँ पे R एक क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। V इक्वल टू IR जो आपने हाई स्कूल में 9th में पढ़ा है, वेयर R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। R को ही क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओम्स भाई साहब ने बड़ी कमाल की बात बोल दिया, यहां पे एक नई चीज उन्होंने बताई, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू द प्रोविटेड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, टू द रिस्ट्रिक्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर वायर। कुल मिला के किसी भी कंडक्टर वायर में किसी इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, आइए बात करते हैं, यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हो, V इक्वल टू IR, R क्या है बच्चों, यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से बोलते हैं, इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखना बच्चों। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, ओम। देखिए बात करते हैं, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनिवर्सल इसलिए माना गया, यूनिवर्सल लॉ इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर अगर उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करता गया लगातार तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़े, हीट बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए किसी भी कंडक्टर वायर का, तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज़्यादा कंडक्टर वायर कूल होता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसका मेन कारण है
क्यों यूनिवर्सल नहीं माना गया? क्योंकि द सब्सटेंस विच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज, ठीक है, ओमिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे ओमिक सब्सटेंस बोला गया, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसे नॉन ओमिक सब्सटेंस बोलते हैं या नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? यूनिवर्सल लॉ इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि यहां पर कंडक्टर वायर का फिजिकल स्टेट अगर चेंज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएगा। ग्राफ के अकॉर्डिंग बात किया जाएगा, ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई फॉर द मेटेलिक कंडक्टर इज द स्ट्रेट लाइन आता है बच्चों हमेशा। क्यों? सारे कंडक्टर याद रखना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर सदैव क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर होते हैं, इसलिए सदैव इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा ओमिक कंडक्टर का। यानी जो कंडक्टर ओम्स लॉ को अच्छे से फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं? ओमिक सब्सटेंस या ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। इसका जो ग्राफ होता है किसके किसके बीच? पोटेंशियल एंड करंट के बीच में सदैव क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन, यू अंडरस्टैंड? और कहते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, कर एज सोन एट द डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, वी आई कर्व आर द डिफरेंट। कहते हैं अगर डिफरेंट टेम्परेचर की बात किया जाए कंडक्टर का, अगर टेम्परेचर की बात किया जैसे T1 टेम्परेचर है तो उसका अलग मतलब V/I, इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो हमेशा किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, इसके बाद देखेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? राइट एंगल है, इसलिए यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V/I। और V/I को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए बच्चों, V इक्वल टू IR, तो यहाँ पे V/I क्या आ जाएगा बच्चों? R। क्या होता है? R। यहाँ पे जो tan थीटा होगा बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा? R। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या होगा? रेजिस्टेंस। इसका मतलब है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लगातार क्या होगा? चेंज होगा। ओके, बात क्लियर? तो मैंने अभी डिस्कस किया ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं बच्चों जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऑल मेटेलिक कंडक्टर इज कॉल्ड द ओमिक कंडक्टर, जो अच्छे खासे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और इनके बीच जो ग्राफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट सदैव क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी कंडीशन है बच्चों नॉन ओमिक कंडक्टर। दो सब्सटेंस इज नॉट फॉलो, ठीक है, इट इज नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड द नॉन ओमिक कंडक्टर। द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज द जिगजैग। ओके, जिगजैग। क्यों? इंपॉर्टेंट है बच्चों, आइए देखते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर जो होते हैं बच्चों जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनके बीच का जो ग्राफ होता है सदैव क्या होता है? जिगजैग। बात क्लियर? बात क्लियर? जैसे देखिए नॉन ओमिक कंडक्टर अगर है तो यहां पे जो ग्राफ है जिगजैग बनेगा। कैसा बनेगा? जिगजैग। ओके, यू अंडरस्टैंड? जिगजैग बनेगा। क्यों? मेन कारण है जैसे बात किया जाए कुछ प्लास्टिक है कुछ ऐसे। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जिगजैग बनेगा। हमेशा याद रखना जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर तो सभी आपको हमेशा ग्राफ याद करना है बच्चों। ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले कंडक्टर को हमेशा ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। इसका जो स्लोप होता है सदैव क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन बनता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग याद रखना ओमिक कंडक्टर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका जो रेजिस्टेंस है हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस V/I इक्वल टू क्या मैंने बताया आपको? tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? रेजिस्टेंस। ओके, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ सदैव क्या होता है? V/I का ग्राफ सदैव जिगजैग बनता है। और ये ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट डेंसिटी। आपने अभी जस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने डिस्कस किया था, ये बात मैंने बोला था कि जे जो होता है करंट डेंसिटी होता है।
बट हाउ कैन यू डिफाइन द करंट डेंसिटी? ओके, आइए हम डिफिनीशन क्लियर करते हैं और आपको बताते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। चलिए, करंट डेंसिटी ऑलरेडी आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों, जे। क्या होता है बच्चों करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर is defined as a vector having the magnitude equal to current per unit cross section area surrounding the point. Remember, area is a normal to the directions of the charge flow through that the point. पिक्चर देखते हैं बच्चों, अगर कंडक्टर वायर, अगर करंट और जे की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है तो कोई बात नहीं है बच्चों, तो क्या होगा, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट P इज गिवन, J इक्वल टू क्या होगा, J इक्वल टू हो जाएगा I/A। सिंपल बात। I क्या होता है बच्चों, करंट थ्रू द वायर, अपान A क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। आप डिफाइन करना चाहते हैं अपने लैंग्वेज में तो आप कर सकते हैं द रेशियो ऑफ द करंट एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। It represented by the J and its unit ampere per meter square, ampere per meter square, okay, ampere per meter square, you understand? बात क्लियर? चलिए यहां पर देखिए, कंडक्टर वायर है बच्चों, कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बात किया जाए तो A और उसकी करंट डेंसिटी J बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, इसलिए सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा क्या, J इक्वल टू I/A, I/A, करंट अपान क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट भी मैंने बता दिया बच्चों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब आता है लास्ट, अगर बच्चों करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया की बात किया जाए बच्चों, अगर ये थीटा एंगल पे एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये थीटा एंगल पे एग्जिस्ट करते हैं तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो हो जाएगा J इक्वल टू हो जाएगा I/J cos थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एंगल के साथ कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले को डिस्कस करना। सिंपली आपको ये याद होना चाहिए, बट आपको क्रॉस सेक्शन एरिया एंड करंट डेंसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर थीटा एंगल मेंशन करता है तो सदैव फार्मूला आपको J इक्वल टू J इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A cos थीटा। क्या लगाएंगे, A cos थीटा। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट but makes the an angle theta, okay, theta with the direction of the current, then the J यहाँ पे लिख सकते हो, J इक्वल टू क्या होगा, I/A cos थीटा लिख सकते हो, फार्मूला ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था। if the current density J is the uniform for a normal cross section A, then the J इक्वल टू, सिंपली फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, J इक्वल टू I/A। क्या रखेंगे, J इक्वल टू I/A। यहाँ पे आप एक मेंशन और कर सकते हो, J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पर याद रखना, ये सब क्लू पॉइंट होते हैं। अगर कंपेयर करना है ना क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट डेंसिटी से, तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे वायर आप देखिए, इसका मतलब है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब है जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा, यानी उसका एरिया डिक्रीज करेगा, वायर जितना पतला होगा करंट डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आया? यानी करंट डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। बात क्लियर? करंट डेंसिटी J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, डायरेक्शन के साथ कंसीडर की जा रही है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी J जो है बच्चों
उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड द डायमेंशन L-2a। ओके, इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू इट्स I इक्वल टू हो जाएगा NEVA और इसी को लिख सकते हो NEVD। क्या लिख सकते हो? NEVD। यहाँ पे J इक्वल टू क्या हो सकता है? I/A। यहाँ पे पुटअप करेंगे क्या I/A, तो I/A क्या करेंगे? यहाँ पे A को ले जाके यहाँ डिवाइड कर देंगे तो I/A हो जाएगा NQV हो जाएगा, तो यहाँ पे NQV आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? वेयर V ड्रिफ्ट वेलोसिटी या NVD लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो यहाँ पर याद रखना J इक्वल टू लिख सकते हो NQVD। VD आप जानते हो क्योंकि VD आपको बताया जाता है क्या? V माने वेलोसिटी, D माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर? मैंने जो अभी थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस किया है वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। अगर इस पॉइंट को आप फॉरगेट करके 100% इस बार बोर्ड में आने वाला है 2025 में, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड करना है, बिल्कुल क्लियर रहना है इस पॉइंट से और इस टॉपिक्स से। ये ऐसे टॉपिक्स में 100% आना है, याद रखना, ठीक है। चलिए, बात क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? J इक्वल टू क्या होता है? I/A। मैंने कंपेयर कराया था कि जो J होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। बात क्लियर? क्लियर ना हो तो और पिक्चर बना के क्लियर करते हैं। इसका मतलब है बच्चों J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब एरिया बढ़ा तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब वायर जितना पतला और वायर जितना मोटा, तो आपको बताना है क्या? डेंसिटी, करंट डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी? इसमें। A और B अगर दे दिया जाए तो JA की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी JB से। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। यू अंडरस्टैंड? बात क्लियर? बिल्कुल ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। करंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द करंट? 2 टाइप्स ऑफ द करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसे AC बोलते हैं एंड डायरेक्ट करंट जिसे हम DC बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आपसे पूछा जाता है कि बताइए AC और DC के बीच में क्या डिफरेंस है भाई? आइए इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों AC क्या होती है? इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। AC एंड DC क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं क्लास 12th में आपको अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करना है और DC को भी डिस्कस करना है, एक टॉपिक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको क्लू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, अल्टरनेटिंग करंट को AC बोलते हैं। AC का मतलब होता है बच्चों, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी करंट जो टाइम के साथ क्या करें? वेरी करे, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। अगर टाइम के साथ कहते हैं AC करंट बच्चों कभी मैक्सिमम होती है फिर आके क्या होती है? जीरो। क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पर जब इस लाइन पर आती है तो करंट क्या होती है? जीरो। यानी AC बीच में जीरो होती है, याद रखना। बट डायरेक्ट करंट का बच्चों, डायरेक्ट करंट कभी भी जीरो नहीं होती, सदैव क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। डायरेक्ट करंट हमेशा याद रखना टाइम के साथ कभी भी वेरी नहीं करती है। जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती उसे डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। अगर कोई करंट, याद रखना, कोई करंट टाइम के साथ वेरी नहीं करती है तो उसे क्या बोलेंगे? DC। अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो AC बोलेंगे। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर दिया है AC को DC में चेंज करने का काम करता रेक्टिफायर। जब आपको हम डायोड बताएंगे, सेमीकंडक्टर बताएंगे तो वहाँ पर रेक्टिफायर आएगा, जो क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के लिए 100% आना है इस बार, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है आपको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। और DC को भी याद रखना, यहाँ पे DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? इन्वर्टर।
आप जानते हैं आपके घर में लगा होगा, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है इन्वर्टर। ओके, तो आइए यहाँ पर ग्राफ्स क्लियर हुआ। टाइम के साथ वेरी करने वाली करंट एसी और टाइम के साथ नो वेरी करने वाली डीसी। ओके, सो द हीटिंग्स इफेक्ट ओनली, कहते हैं जो एसी करंट होता है सिर्फ क्या शो करती है, हीट ओनली, क्या, हीटिंग इफेक्ट। डीसी क्या करती है, सो द हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, डीसी जो है कई कामों में जाना जाता है, ये हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। इट्स सिंबल इज द, अगर याद रखना कहीं भी अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे तो एसी का सिंबल है, अगर आपको ऐसा लगा है तो डीसी का सिंबल है। इसका मतलब है बच्चों, आपने देखा होगा रेजिस्टेंस में जब ढेर सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो एक बैटरी लगाते हैं, और बैटरी क्या होती है बच्चों, डीसी होती है। कैसी करंट होती है, इलेक्ट्रिक सेल, आप पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिक सेल, तो आप समझिए क्या है, डीसी करंट है, क्या है, डीसी करंट देती हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बात क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी, तो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बिल्कुल ओके बच्चों, थैंक यू, द एंड, ओके।